MBBS करने में दाखिल हुआ तो उससे पहले ना मैं अपनी पढ़ाई के अंदर ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। पढ़ाई में अच्छा था तो टॉप 2 या 3 में आता रहा। इसके अलावा फिर MBBS में दाखिला भी हो गया, तो एक पॉजिटिव चीज़ थी कि अच्छे हो तो आपका MBBS में दाखिला होता है। लेकिन जब हम MBBS में आए तो मुझे नहीं पता था कि जब हम एक रेस में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि सारे अब टॉपर्स आ गए हैं और हमने इकट्ठे भागना है। और दूसरा मुझे ये नहीं पता था कि अब इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, जो अगर आपके अंदर है तो आप कामयाब हैं और अगर नहीं है तो आप फारिग हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हनान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। सो MBBS जो है से पहले की बात बताता हूँ कि जब मेरी पढ़ाई कर रहे होते थे तो टीचर्स जो है ना हमेशा मुझे 2 तरह के मिले। एक टीचर्स तो वो हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही इनकरेज किया, और दूसरे टीचर्स वो हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज भी किया। तो जो डिस्करेज करने वाले टीचर्स होते थे उनको मैं हमेशा अपने जहन में एक ही बात सोचता था कि ऐसे बोल रहे हैं, मैं इनको कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। तो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना चीज़ें स्टार्ट करने की मेरी आदत थी, और मैं इनको कोशिश करता था कि मैं इनको थोड़ा सा रॉन्ग प्रूव कर दूँ। और अल्लाह का करम होता है कि बाज़ का जो है ना आपके जो टीचर्स मतलब जो आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं वही बाद में आपके पास आके आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं। मेरा यही माइंडसेट होता है कि शायद यही चीज़ें मेरे साथ MBBS में भी होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता होता कि ये सारी चीज़ें उल्टी होने वाली हैं। जब आप MBBS में दाखिल होते हो तो आपको पता चलता है कि आधा आपका एग्ज़ाम जो है ना वो वाइवा के ऊपर है। अब वाइवा जो है ना वो मेरे लिए अकेलीस हील था। ऐसी चीज़ थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैंने इसको किस तरह टैकल करना है। जब भी किसी के सामने जाना है और उसने सवाल पूछना है और एक आप और 3 बंदे वो बैठे हुए हैं और आप बस चुप करके बैठे हुए हो, तो बड़ा जो है ना आपको परेशानी हो जाती थी। फिजिक्स कर रहे होते तो आपके जो एग्ज़ाम होता है ना वो बेसिकली रिटन होता है और आपको वाइवा से इतना ज़्यादा फेमिलियराइज नहीं होता है आपके लिए। तो जब आप MBBS में जाते हो ना एक न्यू चीज़ होती है। तो जैसे ही मैं MBBS में जाता हूँ फर्स्ट ईयर में तो मेरा वाइवा आता है ना, तो मैं उसमें टोटली ब्लैंक होता हूँ। मैंने अपनी तैयारी तो FSC के हिसाब से की होती है, तो मेरे रिटर्न के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन वाइवा के अंदर मैं बिल्कुल मतलब फेल होते होते पास हुआ होता हूँ। ये हालात होते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर ये हालत होती है, सेकंड में ये हालत होती है, थर्ड में ये हालत होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो परेशानी है ना वो बढ़ती जा रही होती है। फिर शायद अपने ऊपर एक डाउट आना शुरू हो जाता है कि यार शायद मैं ही अच्छा नहीं हूँ या मेरे अंदर ही कोई कमी है जिसकी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं वाइवास के अंदर। सो होता भी यही था कि रिटर्न में मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं भी तो वाइवा में कम हो गया। जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे होते हैं ना, तो पहले जो अपने आप को आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे होते कि यार तुम कर सकते हो, ये भी तुमने अचीव किया, वो भी अचीव किया, आहिस्ता आहिस्ता उसकी बजाय एक नेगेटिव टॉक हो जाती है। अपने आप को बताना शुरू करते हैं यार तुम इन्फीरियर हो, तुमसे नहीं होना ये। तो बाकी सारे लोग तो शायद ना भी बोल रहे हो, आपके अंदर की आवाज़ जो है ना वही आपको ज़ोर ज़ोर से ना हथौड़े मार रही होती है। तो उस टाइम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने उस चीज़ को नहीं छोड़ना होता, वो होता है होप। सो होप जो है ना वो इतना ज़्यादा खूबसूरत वर्ड है कि इवन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस होप के वर्ड को ना बहुत ज़्यादा पसंद किया, ऑप्टिमिज़म को। इसे उसका नंबर है 5422। सो उस हदीस के अंदर, सही बुखारी के अंदर है वो हदीस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आई एम अमेज्ड बाय ऑप्टिमिज़म, द गुड वर्ड, द काइंड वर्ड। सो ये कितनी अच्छी चीज़ है कि आपको कभी भी ना गिरने नहीं देती। जैसे ही आपके पास ज़िंदगी के अंदर परेशानी हो, आपको पता चले कि यार मैं बार बार वाइवे के अंदर या बार बार एक परेशानी से गुजर रहा हूँ, तो वो होप आपको दोबारा खड़े कर देते कि यार मेरे पास उम्मीद है कि मैं इस चीज़ से अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। तो ये होप होती है कि जब आपके पास एक फेलियर आता है ना, तो उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम बेहतर पोजीशन पे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वर्क किया होता है। अगर आपने अपनी होप कम कर दी है ना, तो फिर क्या होता है कि आप उस पर वर्क भी नहीं कर पा रहे होते। कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने द टॉप ऑफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अमेरिका के अंदर आईवी लीग्स इनको कहते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स थे ना उनको इनरोल किया अपनी स्टडी के अंदर। उन्होंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं ना उनके अंदर हाई इंटेलिजेंस है, कुछ के अंदर लो इंटेलिजेंस है, या कुछ मीडियम इंटेलिजेंस के लोग हैं। तो उन्होंने देखा कि हम इनको काफ़ी अर्से तक ना उनको हम देखते हैं कि अपनी एकेडमिक लाइफ के अंदर ना कैसा परफॉर्म करते हैं। तो फिर जब उन्होंने फॉलो करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जो इंटेलिजेंस है ना वो एज सच इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जो है ना वो बिल्कुल बॉटम पे परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ लो इंटेलिजेंट लोग जो है ना वो बहुत हाई लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो बहुत सारे
अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बॉटम पे परफॉर्म करें, वो इस वजह से कि उनके अंदर एक पेसिमिस्टिक सोच आ गई है, उनके अंदर ये सोच आ गई है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, या हम ख़राब हैं, या नेगेटिव थिंकिंग आ गई है। और जो बहुत अच्छा भी परफॉर्म करें, हालांकि उनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो हार्ड वर्किंग थे, कंसिस्टेंट थे और परसिस्टेंट थे। और वो हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट क्यों थे? कि उनके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक सोच थी, उनके अंदर होप थी, तो वो अपनी क्लास के अंदर ना बहुत बेहतर लेवल परफॉर्म कर रहे थे। और इन द लाइफ भी उन्होंने देखा कि जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू उसके जो ऑप्टिमिस्टिक ना हो, यानी कि पैसिमिस्टिक हो। जो ऑप्टिमिस्टिक है वो कहेगा कि अच्छा ये सिचुएशन आ गई है, अब मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है, और वो उसको इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। और जो पेसिमिस्टिक होती है उसके अंदर ये सोच होती है कि यार ये सिचुएशन आ गई है, को मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल डल हूँ, मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता, ये मतलब मेरा मुकद्दर है। ये सारी चीज़ें जब अपने सोच करता है तो वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। जो ऑप्टिमिस्टिक होता है जिसने 1% इम्प्रूवमेंट कर ली होती है, वो अगली दफ़ा 1% बेहतर होता है। और पेसिमिस्टिक क्योंकि उसने कोई इम्प्रूव नहीं होती, उसका लेवल वही रहता है या गिर जाता है, क्योंकि वो पहले जितनी भी मेहनत कर रहा था वो उतनी मेहनत भी नहीं कर रहा होता। और जिसकी जो है ना पहले परफॉर्मेंस 40% पे थी, लेकिन उसकी जहन में ऑप्टिमिज्म था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता 1% इंप्रूव करता रहता है। फिर ये सालों का इफेक्ट एक्यूमुलेट होता है। जब इस सालों का इफेक्ट एक्यूमुलेट होता है तो उसका जो परफॉर्मेंस होती है वो 40 से 70 पे चल जाती है। अब हम एक हाईली इंटेलिजेंट बंदे को लेते हैं जिसकी परफॉर्मेंस 80 पे होती है, लेकिन उसकी सोच पेसिमिस्टिक होती है। एक टेस्ट में ख़राब नंबर आए, दूसरे में ख़राब आए, आहिस्ता आहिस्ता उसने आपको सोचना शुरू कर दिया कि मैं ख़राब हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाती है, तो हो सकता है कि वो 80 से 60 पे आ जाए। तो यहीं एक क्रॉसिंग होगी। कोर्स स्टडी हो जिसमें उन्होंने सेल्समैन को देखा कि कुछ सेलमैन ऑप्टिमिस्टिक थे और कुछ लोग जो है ना पेसिमिस्टिक थे। तो जो पेसिमिस्टिक सेल्समैन थे वो मतलब 2 टाइम्स, अगर ऑप्टिमिस्टिक एक सेलमैन अपनी जॉब से छोड़ता तो पेसिमिस्टिक 2 सेलमैन अपनी जॉब छोड़ देते थे। और जब ये तो जॉब छोड़ने वाली बात है, जब उनकी सेल्स देखी तो ये देखा कि जो ऑप्टिमिस्टिक बंदा है ना वो 37% सेल्स ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जो पेसिमिस्टिक है। यानी कि अगर पेसिमिस्ट ने रोध हो के 100 सेल्स की हैं तो ऑप्टिमिस्टिक बंदा जो है उसने 137 सेल्स किया और साथ वो रहा भी खुश है। जब हम MBBS के अंदर होते हैं तो सारे लोग ने एक 0 पॉइंट से स्टार्ट करें, तो ऑलमोस्ट हमारी इंटेलिजेंस ना कंपेरेबल होती है। कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इंटेलिजेंट बंदा हो तो एक अलग बात है, बाकी सारे जो है ना अब हाई टू मीडियम इंटेलिजेंट के लोग होते हैं। सारे अपनी मेहनत से MBBS के अंदर आए थे। मोस्टली लोगों ने 90% के राउंड अबाउट मार्क्स लिए होते हैं। तो ये कोई एक आम इंटेलिजेंट वाला बंदा नहीं, इससे इंटेलिजेंस अच्छी होती है। अब हमारे पास 0 पॉइंट से जब हमने स्टार्ट करना है तो ये देखना है कि कुछ लोगों की ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है। वो देखते हैं कि ज़िंदगी के अंदर उन्होंने वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो मेहनत करेंगे, तो वो आगे निकल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जिसके ऊपर जब भी कोई मसला आना है ना तो उसने कहना है कि यार मैं नहीं परफॉर्म कर सकता, ये ऐसे है वैसे है, और वो नेगेटिव टॉक पे लग जाता है। तो ऑप्टिमिस्टिक लाइफस्टाइल जो है ना वो हमारी चॉइस है कि जब हमारे जहन के अंदर एक बुरी बात आए अपने बारे के अंदर तो हमने उसको नेगेट करना है। तो अब मैं अपनी स्टोरी के पास वापस जाता हूँ कि जब मैंने वाइवा दिया था तो एनाटमी का वाइवा था। मेरे जो मार्क्स थे रिटर्न के अंदर वो इतने अच्छे थे कि डिस्टिंक्शन ले सकता था मैं, लेकिन वाइवा के अंदर इतने बुरे मार्क्स थे कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट की बेसिस के ऊपर मुझे एनाटमी के अंदर पास किया गया था। मैं जब वाइवा देने गया तो वहाँ मैं इतना ब्लैंक हो गया, तो ये मेरा एक बहुत ही लो पॉइंट था। आपने इतनी मेहनत की हो और फिर आपको यकदम पता चले क्योंकि आप एक बंदे के सामने ब्लैंक हो गए हो क्योंकि वो बहुत गुस्से से आपको देख रहा था, तो आपकी जो है ना परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। सो उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैंने कोशिश की है कि ज़िंदगी के अंदर मैंने कभी ब्लैंक नहीं होना, चाहे वाइवे के अंदर औल चाउल कुछ ना कुछ बोलना है, लेकिन ऐसा नहीं होना कि मैंने चुप रहना है। फिर मैंने कुछ चीज़ें करना शुरू की। कुछ दिन आसान थे, कुछ दिन मुश्किल थे। बाज़ वक़्त में ऐसा लगता था कि मुझे 2 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो अगले दिन में 1 स्टेप बैकवर्ड आ जाता था। बाहर लोगों के हिसाब से तो ये इम्प्रूवमेंट बहुत थोड़ी थी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी क्योंकि मैं वाइवा देने के इतने हक़ में नहीं होता ना, मुझे पसंद है वाइवा देना, लेकिन ये एक जज करने का तरीका है और आपको पता भी नहीं होता कि उन्होंने कौन सा सवाल कहाँ से पूछ लेना है, और आप उस टाइम पूरी बुक भी नहीं अपने जहन में ला सकते और आपने एट द पॉइंट जवाब देना होता है। आप ये नहीं कह सकते सर मैं थोड़ा देर सोच लूँ। पहली चीज़ की थी वो थी कि प्रिपरेशन। पहले जो था मैं वाइवा प्रिपेयर नहीं करता होता था। पहले मैं यही सोचता था जो मुझे याद है वो ही वाइवा में बोलूँगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आपने वाइवा से पहले प्रिपरेशन वाइवा के लिए नहीं की ना तो आप वाइवा के अंदर बहुत लोअर परफॉर्म करते हो। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस आप किस तरह कर सकते हो कि जो आपका टॉपिक है वो आप डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स को पढ़ा सकते हो। जितना आप ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा आप फ्रीक्वेंट जो है ना वो आपके दिमाग के अंदर पार्ट्स बनेंगे। जो दिमाग के अंदर पार्ट्स बनेंगे तो जब वाइवा वाले दिन वही सवाल आपसे होगा ना तो आपका पाथ लाइट अप होगा और वो आप
ठग करके ना उस अपने एग्जामिनर को उसका आंसर दे सकोगे। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ थी वो थी कि वाइवे से पहले जो है ना हाई यील्ड टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपने देख के जाने हैं। आप ना बेसिक्स के ऊपर कोई पॉइंट मिस नहीं कर सकते। जो बेसिक एक ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर जज हो रहा होता है कि इसको हमने पास करना है या फेल करना है, तो पहले पास और फेल से हम आगे निकल जाएँ और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे जाएंगे। और फिर जब टफ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि अब हमने इसको डिस्टिंक्शन देनी है कि नहीं देनी, तो आपने बेसिक्स अपने एटलीस्ट कवर रखने हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी आपने 1-2 दिन पहले देख लेना है ताकि आपको पता चले कि ये टॉपिक्स आ सकते हैं, तो इसमें मैंने इनको कैसे मतलब फेस करना है। वाइवे के दौरान ना आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो अच्छी रखने की कोशिश करनी है। जब मेरी MBBS का स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले वाइवा का क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं था, तो यूजली जब हम बात कर रहे होते थे सीनियर से या अपने पेरेंट्स से भी, तो हम यूजली जो है ना अपनी नज़रें नीचे कर लेते थे ऐसे या साइडों पे देखना शुरू करते थे। तो फिर मुझे पता चला कि जब आप इस तरह कर रहे होते हैं ना, तो जब आप अपनी नज़रें नीचे कर रहे होते हो तो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे होते हो। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप स्ट्रेट इनटू द आई देखो। और अगर ये मुश्किल लग रहा है, जैसे मुझे मुश्किल लगा था कि मैं कभी आंखों में पहले आंखें डाल के देखा नहीं था, तो आप क्या कर सकते हो, आप फोरहेड पे देख सकते हो। जब आप फोरहेड पे देख सकते हो तो ऐसा ही लगता है कि आप आंखों में देख रहे हैं, तो बेसिकली उनको पता चलता है कि ये बंदा अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है। और अपना पोस्चर जो है ना उसको अपने कोशिश करना है कि स्ट्रेट पोस्चर रखो। और दूसरा अपने जो आर्म्स हैं उनको बिल्कुल क्रॉस मत करो, मतलब ऐसे ना होना चाहिए, आर्म का पोस्चर ओपन होना चाहिए ताकि जब कोई सवाल पूछ रहा तो आप अपने हैंड्स के जेस्चर्स करके उसको बता सकेंगे, सर ये ड्रग डालूंगा तो ये मैकेनिज्म होगा, ये ड्रग डालूंगा तो ये होगा, फलानी चीज़ आती है तो ये होता है। तो इस तरह के जब आप चीज़ें कर रहे होगे तो आपकी बेसिकली बॉडी लैंग्वेज बेहतर होती है और आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे होते हो अगले बंदे को। चाहे दिल में कुछ भी हो, दिल में चाहे आप डर भी रहे हो, आपने ये देखना है कि आपने अगले बंदे को अपने बारे में क्या कन्वे करना। सो तीसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि नींद अच्छी। मुझे पता है कि अमूमन हम लोग ऑल नाइटर जो है ना उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलब एक्साइटेड होता है कि हम एक रात में सब कुछ दे के एग्ज़ाम कर लेंगे। ऐसा नहीं है। जब वाइवा जो है ना उसके दिन आपके दिमाग को ना रिलैक्स होना चाहिए, अपनी बॉडी को भी रिलैक्स रखना है आपने। तो जब आपकी स्लीप पूरी नहीं होती तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ना वो एक्टिवेट हो रहा होता है। बेसिकली जब आपकी स्लीप पूरी नहीं है तो अब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको अवेक रखने के लिए। तो जब आपकी स्लीप ही पूरी नहीं है तो जो एनर्जी आपने वाइवा के दौरान अपने एग्जामिनर को अपने दिमाग से चीज़ें रिप्रोड्यूस करने में लगानी थी वो सारी तो आप जागने में लगा रहे हो। तो इसलिए बेहतर यह है कि आपने एग्ज़ाम से पहले जो है ना ये कोशिश करनी है कि मैं अच्छी 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेके जाऊँ ताकि मेरा दिमाग रिलैक्स हो, ताकि जब एग्जामिनर मेरे से कोई सवाल पूछे तो मैं उस टाइम अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में अंदर जाऊँ और जहाँ के जो मेरे न्यूरॉन्स हैं वो इन्फॉर्मेशन पकड़ें और साइनैप्स के थ्रू और वो बाहर ला के मुझे दे दें और मैं एग्जामिनर को बता सकूँ। और जो दूसरी चीज़ मुझे हेल्प आउट की थी वो थी नमाज़। तो नमाज़ जो है ना वो आपको हेल्प आउट करती है रिलैक्स करने में, इवन ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी, एग्ज़ाम से पहले भी और एग्ज़ाम के दिनों में तो ख़ास तौर पे जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो। तो नमाज एक टाइम होता है कि जब अपने एक अलहदा कोने पे जाके अपनी सिर्फ थॉट्स के साथ होना था, किसी बंदे ने आपको डिस्टर्ब नहीं करना होता। नमाज के अंदर जो है ना ये है कि बाकायदगी करनी है ताकि आपके पास टाइम हो रिलैक्स होने के लिए। और ख़ासतौर पे जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो फजर की नमाज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आप उससे दुआ करें अल्लाह ताला से कि वो आपकी हेल्प आउट करें। और जब आप पूरे यकीन से करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हेल्प ऑन द वे होगी और आपके क्वेश्चंस भी ईजी आएंगे, आप कम टेंस्ड होगे, आप रिलैक्स भी ज़्यादा होगे। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं हर वाइवा जो है ना एस कर लेता हूँ, हर वाइवा में मेरे 100 में मतलब डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन इन स्टेप्स करने से ये हुआ कि एटलीस्ट मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होता, पहले से ज़्यादा रिलैक्स होता हूँ, पहले से ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होती है। मैं बिल्कुल ब्लैंक नहीं होता, तो इससे भी बेहतर पोजीशन पे हम चले जाएंगे। तो ये होप जो है ना ये आपको कभी डाउन नहीं होने देती। सो हमने होप करनी है कि होप कि हम बेहतर हो सकते हैं और होप कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।